अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग के बारे में। अब हम इम्यूनोमोडुलेटर्स जो उसका क्लासिफिकेशन में एक उसकी कैटेगरी थी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें आपने लारी के नाम से ड्रग्स याद रखनी है। लारी से क्या याद रखना है? लैमिविडिन, एडिफोविर, रिबाविरिन एंड इंटरफेरॉन। इन चारों में से ये जो दो ड्रग्स हैं ना, रिबाविरिन और इंटरफेरॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर हाल में आने चाहिए। ठीक हो गया। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेरॉन्स की। इंटरफेरॉन्स क्या है? ये एंटीवायरल भी वर्क करती हैं एंड इम्यूनोमोड्यूलेटर्स के तौर पे भी इसका काम है। तो हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंटरफेरॉन्स जो हैं प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? जो होस्ट सेल की राइबोसोम्स है ना, वहाँ से ये प्रोड्यूस होंगी और ये क्या बनाएंगी? ये कुछ प्रोटीन्स बनाएंगी, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगी, जैसे कि प्रोटीन काइनेज एंड फास्फोडाइस्ट्रेज वगैरह। फास्फोडाइस्ट्रेज ये इन एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगी। जब ये एंजाइम्स रिलीज़ होंगे तो इनका काम क्या होगा? ये इनहिबिट कर देंगे ट्रांसलेशन ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन्स। सो बेसिकली ये किसको इनहिबिट कर रहे हैं? ये इनहिबिट कर रही हैं ट्रांसलेशन का जो स्टेप है, जो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, उसको क्या कर रही हैं? इनहिबिट कर रही हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो इंटरफेरॉन्स का टारगेट है वो क्या है? ट्रांसलेशन का जो स्टेप है उसे इनहिबिट करना। नाउ वी डिस्कस अबाउट थेराप्यूटिक यूजेस। इंटरफेरॉन्स की हमने 3 टाइप्स देखनी है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। इंटरफेरॉन्स अल्फा के जो यूजेस हैं वो हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कौन सी टाइप? बी एंड सी। इसके अलावा ये जेनिटल वार्ड्स में भी यूज़ होती है। अगर जेनिटल वार्ड्स की डिजीज़ है उसमें भी आप ये इंटरफेरेंस दे सकते हैं। बिसाइड दिस हेरी सेल ल्यूकीमिया एंड इन कैपोसी सार्कोमा, सार्कोमास वगैरह में, ल्यूकीमियास में आप ये एंटी इंटरफेरेंस जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बीटा कंपोनेंट की। इंटरफेरेंस का जो बीटा कंपोनेंट है वो किस में यूज़ होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो जो उसके बार बार रिलैप्सिंग और रीमिटिंग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसको इनहिबिट, उसको ट्रीट करने के लिए किस में यूज़ होती है? बेसिकली ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ होती है। और जिसका जो गैमा कंपोनेंट है वो हमेशा याद रखना कि जो ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ होती हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, उसमें यूज़ होता है। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ में यूज़ होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंटरफेरॉन्स। इसके एडवर्स इफेक्ट में बेसिकली आपने याद रखना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब होता है कि इस चीज़ का जो है लेवल कम कर देना। थ्रोम्बोसाइट मीन्स थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो कम कर देगा, और ये जो ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट जो है उनको डिक्रीज कर देगा। इसके अलावा इसका कुछ हेडेक वगैरह भी है, ये काज करता है, हेडेक, और फ्लू लाइक सिंड्रोम भी हो जाता है इसमें, फ्लू लाइक सिंड्रोम, जिसमें क्या होगा? फीवर, रैशेज, चिल्स वगैरह हो जाएंगे पेशेंट को। ये चीज़ एडवर्स इफेक्ट बताने का मतलब होता है आपको, इसलिए कि जब आप कोई ड्रग जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स काज कर सकता है, और आपने पेशेंट्स को भी थोड़ी गाइडलाइंस देनी होती है कि ये कंडीशंस आपको हो सकती हैं। ओके नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं रिबाविरिन की, जो कि हमने पहले ही बात की, ये भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये प्रोड्रग है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये 5 फास्फेट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 फास्फेट डेरिवेटिव में। और इसका काम क्या है कि ये ब्लॉक कर देता है किसको? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
अब आपने याद कैसे रखना है, रिबाविरिन भी आर से बन रही है और आरएनए पॉलीमरेज ये भी इसका भी आर से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स जो रिबाविरिन है वो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आरएनए रिबाविरिन है वो डीएनए को कर रही, नहीं, आर से याद रखना, ये भी आर है ये भी आर है। रिबाविरिन जो है किसको इनहिबिट कर रही है, आरएनए पॉलीमरेज को। जब वो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगी तो मीन्स के मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। लेकिन कुछ जो वायरसेस हैं उसमें ये इसका रोल नहीं है। मैं आपको इस तरह बताती हूँ, राइनोवायरसेस जैसे राइनोवायरसेस एंड इंटेरोवायरसेस, ये एक्सेप्शंस हैं। जो एक्सेप्शंस होती हैं वो आपको पता है, वो याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो अब बात यह है कि राइनोवायरसेस और इंटेरोवायरसेस के अगेंस्ट ये काम क्यों नहीं करती, रेसिस्टेंट क्यों है? बिकॉज जो रिबाविरिन है वो तो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रही है और वो मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। लेकिन जो राइनोवायरसेस और इंटेरोवायरसेस हैं इनमें मैसेंजर आरएनए जो है वो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड होता है, उन्हें दोबारा से सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से ये जो रिबाविरिन है ये इसके खिलाफ रेजिस्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इनके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में। रिबाविरिन, पहली बात तो ये है कि इम्यूनोमोड्यूलेटर्स है, तो आपने याद रखना है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में ये यूज़ होती है। इसके अलावा क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल जो वायरसेस होते हैं, वायरस जो निमोनिया काज करते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंजा के दोनों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट काम कर सकती है, ए एंड बी के खिलाफ, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी इन्फेक्शन। और इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर सीवियर मीजल्स हो जाएं, मीजल्स न्यूमोनाइटिस, तो उसमें भी ये यूज होते हैं। बेसिकली अगर आप ये दो भी याद रख लेते हैं तो दीज आर मोर देन इनफ। आपको ये हर सूरत याद होनी चाहिए। और RSV रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस, इनके खिलाफ भी रिबाविरिन ही यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। एडवर्स इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े ही हैं। डोज डिपेंडेंट एनीमिया हो जाएगा इसमें। इसके अलावा बिलीरुबिन की लेवल है, बिलीरुबिन वो रेज हो जाएगा। बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। दैट्स इट। ये थी आपकी इम्यूनोमोड्यूलेटर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में, और वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताती हूँ।